फिल्म की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जहां पर ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। इस वायरस ने दुनिया में तबाही फैला दी है। इस वायरस से ज़्यादातर इंसान या तो मारे गए हैं या फिर ज़ॉम्बी बन चुके हैं। बचे हुए कुछ इंसानों को गवर्नमेंट ने अपनी फैसिलिटी में रखा हुआ था, पर वो सब वहाँ कैदियों की तरह रह रहे थे। लेकिन फिर भी 8% सर्वाइवर ऐसे थे जो गवर्नमेंट फैसिलिटी में नहीं गए थे। वो लोग अपने घरों में ही थे। और इन्हीं बचे हुए कुछ इंसानों में से एक है रोरी, जो इस टाइम अपने हस्बैंड की ग्रेव के सामने बैठी हुई रो रही है। उसने खुद ही अपने हस्बैंड को मार डाला था क्योंकि उसका हस्बैंड एक ज़ॉम्बी बन चुका था। रोते हुए वो अपने घर के अंदर आती है और देखती है कि अब उसकी बेटी भी मर चुकी है, जिसके ऊपर उसके इन्फेक्टेड हस्बैंड ने हमला किया था। रोते हुए वो अपनी बेटी से माफ़ी मांगती है क्योंकि वो उसे उस वायरस से नहीं बचा पाई। अभी वो रो ही रही होती है, तभी अचानक से उसका दुख डर में बदल जाता है क्योंकि उसकी बेटी अब दोबारा जिंदा होकर बैठी थी। लेकिन अब वो इंसान नहीं रही, बल्कि एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। ये सब देखकर रोरी शॉक हो जाती है, लेकिन अब मजबूरन उसे अपनी बेटी के सर पर शूट करना पड़ता है क्योंकि अब उसकी बेटी भी बाकी सब लोगों के लिए खतरा बन चुकी थी। आज उसने खुद ही अपनी पूरी फैमिली को मार डाला था अपने हाथों से, और इसी वजह से वो बिल्कुल टूट चुकी थी। इसके बाद वो डिप्रेशन में चली गई और देखते ही देखते 2 साल गुजर जाते हैं। रोरी अभी भी अपने गम से बाहर नहीं आ पाई थी और दूसरी ओर एक बड़ा मसला हो गया था। गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवर के घरों में घुस घुस कर उन्हें निकाल रहे थे और ज़बरदस्ती अपनी फैसिलिटी में लेकर जा रहे थे, और अगर कोई उनकी बात नहीं मानता तो उन लोगों को वो लोग बेदर्दी से मार दिया करते। ऐसे ही टाइम में रोरी गन लेकर बाहर निकलती है टहलने के लिए। उसके फादर इन लॉ उससे कहते हैं कि करीब टहलना, दूर मत जाना, बाहर खतरा है। उदास रोरी अपने फादर इन लॉ से कहती है, अब जब सब कुछ लुट गया है तो किस चीज़ का खतरा। अब दूसरी तरफ हमें एक नया कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम है नोवा, और वो गवर्नमेंट की फैसिलिटी से भाग रहा था और फैसिलिटी के लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। उसके पास हम एक बैग देखते हैं जिसके ऊपर फैसिलिटी का लोगो बना हुआ था। इसका मतलब वो कुछ फैसिलिटी से चुरा कर भाग रहा था। वो गवर्नमेंट के लोगों को चकमा देते हुए जंगल में अपने दोस्त से आकर मिलता है। वो अपने दोस्त को बताता है कि मैंने फैसिलिटी से ज़ॉम्बी लोगों को ठीक करने वाला सीरम चुरा लिया है, लेकिन वहाँ से भागते वक्त मुझे गोली लग गई है। उसका दोस्त उससे कहता है कि अगर हम अभी यहाँ से भागे तो एजेंट के लिए हमें पकड़ना आसान हो जाएगा। तुम एक काम करो, तुम अपनी टोपी मुझे दे दो और यहाँ से भाग जाओ। नोवा अपने दोस्त को ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर तभी नोवा का दोस्त उसे याद दिलाता है कि तुम्हारे बेटे को इस टाइम पर इस सीरम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और तुम्हारे पास ये सब सोचने का वक्त नहीं है। वो नोवा की टोपी ले लेता है और नोवा यहाँ से भाग जाता है, और तभी कुछ देर में गवर्नमेंट के एजेंट्स भी करीब आ जाते हैं, जिन पर गोलियां चलाते हुए नोवा का दोस्त उन्हें नोवा से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश में लग जाता है। एक एजेंट उससे काफ़ी चालाक थी। वो उसके पीछे आकर उस पर बंदूक तान देती है, और जैसे ही नोवा का दोस्त पीछे मुड़कर देखता है तो वो बंदूक के पिछले हिस्से से उसके सर पर मारते हुए उसे बेहोश कर देती है। फिर जब उसे होश आता है तो दोनों मिलकर उससे नोवा के बारे में पूछते हैं, पर नोवा का दोस्त नोवा के बारे में कुछ भी नहीं बताता। और इस दौरान लोगन को, यानी उस एजेंट को, गुस्सा आ जाता है और वो नोवा के दोस्त को शूट करके मार देता है। नोवा, जो वहाँ से काफ़ी दूर निकल आया था, इस सुनसान जगह में गोली की आवाज़ सुनकर समझ जाता है कि उसका दोस्त अब मर चुका है। इसलिए उदास होकर वो आगे बढ़ जाता है। यहाँ दोबारा हमें रोरी को दिखाया जाता है, जो नदी किनारे बैठे अपनी बेटी की यादों में खोई हुई थी। इस उदासी ने उसे पागल कर दिया था, और अब उसने सोचा कि क्यों ना वो भी वहीं चली जाए जहाँ उसका परिवार है, यानी क्यों ना वो अपने आप को ख़त्म कर ले। ये सोचते हुए वो गन को अपनी गर्दन पर रख देती है। इससे पहले वो अपने आप को शूट कर पाती, उसे करीब से एक अजीब सी आवाज़ आती है। पीछे मुड़कर जब उसने देखा तो वहाँ पर एक घोड़ा था जिसके ऊपर उसी ऑर्गेनाइजेशन का बैग लटका हुआ था।
ये सब देखकर उसकी धड़कनें तेज हो जाती है और तभी उसे पास में एक जख्मी इंसान दिखता है। उसने पाँव से उसे सीधा किया तो हमें पता चलता है कि ये नोवा है। नोवा की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह बेहोश हो चुका था। रोरी देखती है कि उसे गोली लगी है और उसका जख्म भी खराब हो चुका है। वो किसी भी वक्त मरने वाला था, लेकिन मरा नहीं था। रोरी डरते हुए वहां से भाग जाती है, पर कुछ दूर जाते ही उसका दिल उसे रोक देता है। इसलिए अब वो नोवा को नोवा के ही घोड़े पर लादकर अपने घर ले आती है। रोरी उसे लाकर अपने अस्तबल में फेंक देती है। इसके बाद जब रोरी ने उसका बैग चेक किया तो उसे वहां से इन्फेक्टेड लोगों को ठीक करने वाली वैक्सीन मिल गई। वैक्सीन को देखकर रोरी खुश हुई, पर फिर उसे याद आया कि अब तो बहुत देर हो चुकी है। उसने तो अपने से जुड़े सारे इन्फेक्टेड लोग को मार दिया था, इसलिए वैक्सीन उसने दोबारा नोवा के ही बैग में रख दी। शाम में जब उसके फादर इन लॉ आए तो डरते हुए रोरी ने उन्हें नोवा के बारे में बताया। नोवा का बैग देखते हुए रोरी के फादर इन लॉ समझ जाते हैं कि नोवा ऑर्गेनाइजेशन से भाग कर आया है। उन्हें अब गुस्सा आ रहा था रोरी की बेवकूफ़ी पर, क्योंकि उसे ढूंढते हुए ऑर्गेनाइजेशन के लोग उन तक आ सकते थे और अब नोवा के साथ साथ उन दोनों की भी जान खतरे में पड़ चुकी थी। अस्तबल का दरवाज़ा लॉक करते हुए वो रोरी से कहते हैं कि सुबह होते ही इसे कहीं दूर छोड़ आना। अब रोरी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा उदास हो गई। उसके फादर इन लॉ खाने की टेबल पर भी उसका मूड ठीक करने की कोशिश करते हैं और साथ ही उसे कहते हैं कि वो थोड़े दिन बाद शहर जाकर घर के लिए कुछ सीसीटीवी कैमरे ले आएंगे ताकि वो यहाँ की सिक्योरिटी बढ़ा सके। पर रोरी उन्हें टॉन्ट करते हुए कहती है, इस घर में बचाने के लिए बचा ही क्या है। यह कहकर रोरी अपनी बेटी के रूम में चली जाती है और उसके टॉयज पकड़कर रोने लगती है। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जिस दिन रोरी ने अपने हस्बैंड और अपनी बेटी को मारा, उसी दिन रोरी की बेटी का बर्थडे था। रोरी और उसकी बेटी दोनों ही रोरी के हस्बैंड का वेट कर रही थी, जो इन्फेक्टेड हुए लोगों की मदद करने के लिए बाहर गया था। जब वो वापस आया तो खुद भी इन्फेक्टेड हो चुका था और उसने अपनी बेटी के ऊपर हमला करते हुए उसे भी इन्फेक्टेड कर दिया। इसलिए रोरी को मजबूरन पहले अपने हस्बैंड को और फिर अपनी बेटी को मारना पड़ा। रोरी अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी अचानक उसे बाहर से किसी हलचल की आवाज़ सुनाई दी। उसने अपने फादर इन लॉ के रूम से अस्तबल की चाबी चुराई और बाहर देखने के लिए चली गई। अस्तबल में नोवा का घोड़ा बेचैन लग रहा था और नोवा भी वहां नहीं था। इससे पहले कि रोरी इधर उधर देखती, नोवा पीछे से आकर उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे खामोश करवा देता है। वे लोग बात कर पाते उससे पहले ही इन दोनों की स्मेल सूंघते हुए ज़ॉम्बीज उस अस्तबल की तरफ आ जाते हैं। उन्हें देखकर रोरी घबरा जाती है। नोवा और रोरी जब अस्तबल का दरवाज़ा बंद करने के लिए जाते हैं तो तभी एक ज़ॉम्बी रोरी को पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला होता है, पर तभी नोवा रोरी की गन लेकर उस ज़ॉम्बी के सर पर शूट कर देता है और उसे बचा लेता है। हालात के नॉर्मल होने के बाद रोरी ने नोवा से पूछा कि क्या तुम गवर्नमेंट के एजेंट हो। नोवा जवाब देता है, नहीं, मैं उनमें से नहीं हूँ, तुम मेरा बैग मुझे दे दो। रोरी जानती थी कि नोवा उस बैग के लिए बेचैन क्यों है। वो उसे कहती है, परेशान मत हो, तुम्हारा बैग सेफ है। और ये दिखाने के लिए वो उसे घर के अंदर ले आती है। घर में आकर वो नोवा को पीने के लिए पानी देती है और खाने के लिए कुछ खाना। नोवा इस टाइम बहुत ज़्यादा दर्द में था। रोरी उसके जख्म को साफ करती है, जिसके फ़ौरन बाद नोवा यहाँ से जाने की बात करता है। रोरी उसे कहती है, आज रात यहीं पर रुक जाओ, जैसी तुम्हारी हालत है तुम अपने घर नहीं पहुँच पाओगे, और अगर तुम्हें अपनी मंजिल पर पहुँचना है तो आज रात आराम कर लो। नोवा रोरी को बताता है, मेरा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा बेटा 2 दिन पहले ही इन्फेक्टेड हो गया है और मुझे उसे हर हाल में बचाना है, और उसी के लिए मैंने ये सीरम चुराया। रोरी उससे वादा करती है कि मैं तुम्हारी घर पहुंचने में पूरी मदद करूंगी, और ये कहते हुए वो उसे रात के लिए घर पर रुकने के लिए मना लेती है। सुबह जब नोवा की आँख खुली तो रोरी के फादर इन लॉ उसके ऊपर गन ताने खड़े थे। शोर सुनकर रोरी भी बाहर आ गई। उसने अपने फादर इन लॉ को रोका और कहा कि नोवा कोई गवर्नमेंट का एजेंट नहीं है, वो हमारी ही तरह एक सर्वाइवर है
और अपने इन्फेक्टेड बेटे के लिए सीरम चुरा कर ले जा रहा है। मुझसे तो कितना अच्छा है, अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा है, और मैंने तो उन दोनों को ही मार दिया। रोरी की बात सुनते ही उसके फादर इन लॉ भी इमोशनल हो जाते हैं और नोवा से कुछ नहीं कहते। रोरी नोवा की शर्ट बदलती है और इसी दौरान उसके फादर इन लॉ नोटिस करते हैं कि नोवा अटक अटक कर सांस ले रहा है। उसके सीने में हवा भर चुकी थी और अगर ज़्यादा देर ऐसा ही रहा तो वो जल्द ही मर जाएगा। इनके पास कोई डॉक्टर नहीं था, इसलिए रोरी के फादर इन लॉ ने खुद ही इतने बड़े काम का रिस्क लिया और एक बारीक सीजर से उसके सीने में छेद कर दिया, जिससे उसके सीने की हवा बाहर निकल गई। अब नोवा की हालत बेहतर हो गई थी। वो सांस तो सही से ले रहा था, लेकिन खून ज़्यादा बहने की वजह से वो अब बेहोश हो चुका था। ये सब देखते ही रोरी समझ जाती है कि नोवा अब वो वैक्सीन अपने बेटे तक नहीं पहुंचा पाएगा। अब रोरी फैसला करती है कि वो ये वैक्सीन खुद नोवा के बेटे तक पहुंचाएगी, और ये सुनकर उसके फादर इन लॉ उसे डांट देते हैं, ये कहते हुए कि वो तुम्हारी बेटी नहीं है जिसके पीछे तुम इतना बड़ा खतरा मोल लो। अभी ये लोग बात ही कर रहे होते हैं कि घर का अलार्म बजने लगता है। रोरी के फादर इन लॉ ने जाकर सीसीटीवी में देखा तो बाहर 2 गवर्नमेंट के एजेंट खड़े थे। वो लोगन और उसके साथी ही थे जो पहले नोवा के पीछे पड़े थे। यह देखते ही रोरी के फादर इन लॉ फौरन जल्दी से अंदर आकर रोरी और नोवा को यहाँ से बाहर जाने को कहते हैं, और साथ ही नोवा को एक ताकत का इंजेक्शन भी लगा देते हैं। रोरी अपने फादर इन लॉ को इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, तो वो उसे प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हारे पीछे ज़रूर आऊँगा। उन दोनों के यहाँ से भागते ही थोड़ी देर में लोगन और उसके साथी इन लोगों के दरवाजे तक पहुँच जाते हैं। आते ही वो रोरी के फादर इन लॉ से नोवा के बारे में सवाल करते हैं, तो वो साफ झूठ बोल देते हैं कि वो तो अकेले यहाँ पर रहते हैं। पिछले कई दिनों से उन्होंने किसी को भी यहाँ आते नहीं देखा। यहाँ पर लोगन यानी वो एजेंट उनसे पूछता है कि आप कैंप में क्यों नहीं रहते, तो वो बोलते हैं क्योंकि मैं अपने बेटे और पोती को छोड़कर नहीं जाना चाहता, जिनकी कब्र मैंने अपने घर के पीछे ही बनाई हुई है। बड़ी सफाई से वो झूठ ही बोल रहे थे कि तभी उस एजेंट लोगन ने नोवा और रोरी का घोड़ा भागते हुए देख लिया। वो अब उन दोनों को पकड़ने के लिए उनके ऊपर फायर करना शुरू कर देता है। रोरी के फादर इन लॉ भी रोरी और नोवा को बचाने के लिए लोगन के कई आदमियों को शूट करके मार देते हैं, लेकिन ऐसा करने में उन्हें भी बहुत सारी गोलियां लग जाती हैं। रोरी और नोवा एजेंट की नज़रों से ओझल हो जाते हैं, और इससे एजेंट लोगन रोरी के फादर इन लॉ को आकर करंट देते हुए उन्हें टॉर्चर करते हुए उनकी जान ले लेता है। लोगन के असिस्टेंट को उसकी इस हरकत पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। जो सलूक वो इंसानों के साथ करता था, ऐसा करने का तो उसको गवर्नमेंट ने ऑर्डर भी नहीं दिया था। वो अपने अंदर की शैतानी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए कितने ही लोगों को मार चुका था। और फाइनली उसकी असिस्टेंट उससे कह देती है कि मैं तुम्हारे इन गुनाहों का हिस्सा नहीं बनना चाहती। यह सुनकर लोगन को गुस्सा आ जाता है और वो अकेला ही नोवा और रोरी का पीछा करने लगता है। उधर हम देखते हैं कि नोवा और रोरी आ चुके थे जंगल के पास, जहाँ पर आकर नोवा रोरी से कहता है कि तुम अपने घर वापस लौट जाओ, अब मैं आगे चला जाऊँ। यह सुनकर रोरी कहती है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक आऊँगी। मैं अपनी बेटी और अपने हस्बैंड को तो नहीं बचा पाई, लेकिन मैं इस गिल्ट के साथ नहीं मरना चाहती कि मैंने तुम्हारे बेटे को बचाने में तुम्हारी मदद नहीं की। नोवा उसकी कंडीशन को समझते हुए मान जाता है और उसे एक ऐसा स्प्रे देता है जिससे ज़ॉम्बी उनको स्मेल नहीं कर पाएंगे और वो आसानी से अपने घर तक पहुंच जाएंगे। अभी ये लोग बात ही कर रहे थे कि पीछे से एजेंट लोगन इनके करीब पहुंच गया और दूर से ही इनके ऊपर गोलियां बरसाने लगा, जिसमें से एक गोली नोवा को लग गई। मजबूरन इन दोनों को पैदल ही भागना पड़ा और ये लोग थोड़ी दूर जाकर वहां पर छुप गए। नोवा जान चुका था कि अब वो अपने घर तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए वो रोरी को अपने घर का रास्ता बताता है और उससे मिन्नतें करता है कि प्लीज़ तुम मेरे बेटे की जान बचा लेना, और अपना बैग देते हुए वो उसे यहाँ से भाग जाने को कहता है। अब लोगन रोरी तक ना पहुँच पाए, इसलिए जख्मी नोवा उठकर लोगन का सामना करता है। लोगन ने उसके ऊपर हमला किया, पर इस बार बंदूक से नहीं बल्कि अपने चाकू से। लोगन उसके ऊपर भारी पड़ रहा था, पर फिर भी नोवा के अंदर अपने बेटे को बचाने का जज्बा इतना था कि उसने मरते मरते भी हार नहीं मानी।
लोगन, जो उसके पेट में एक नुकीली लकड़ी घुसा चुका था, उसके बावजूद भी वो लोगन का चाकू छीन लेता है और उसके गले में घुसा देता है और फिर उसी की गन से उसी को करंट लगाते हुए आखिरी में मार देता है। दूसरी तरफ हम रोरी को देखते हैं, जो कि जंगल के अंदर भाग रही थी और अब रात हो चुकी थी और बहुत सारे ज़ॉम्बी उसके पीछे भी पड़ चुके थे। वो किसी तरह गिरती पड़ती अपने आप को इन ज़ॉम्बी से बचाती हुई एक दरख्त के पीछे जाकर छुप जाती है और ज़ॉम्बी से बचने वाला स्प्रे अपने ऊपर डाल लेती है, जिसके बाद वो दोबारा भागना शुरू करती है। तो इस बार उसके पैरों की आवाज़ को सुनते हुए एक ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ जाता है। ये ज़ॉम्बी पीछे से आकर उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन रोरी भी पूरी ताकत से उसको नीचे गिराते हुए उसके सर को पास पड़े पत्थर से कुचल देती है। उसे मारकर उसे ऐसा लगा था कि मानो जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। वो सेटिस्फाई होकर खड़ी हुई तो उसे पता चला कि उस ज़ॉम्बी ने उसे भी काट लिया था और अब जल्द ही वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगी। वो शॉक में थी, तभी उसे एक विज़न आता है जिसमें उसकी बेटी उसका इंतज़ार कर रही है। यह देखते हुए वो फैसला करती है कि वो हार नहीं मानेगी। उसने अपना सफ़र दोबारा नोवा की घर की तरफ शुरू कर दिया। अपनी बिगड़ती हुई हालत के साथ आखिरकार वो सुबह होने तक नोवा के घर पहुंच गई। उसने बैग दरवाजे पर रखा और उसके बाद दरवाजे को नॉक किया और पीछे हो गई। दरवाजे की दूसरी तरफ से नोवा की मॉम निकली, जो दरवाजे पर नोवा का बैग देखते हुए रोरी से बेचैन होकर नोवा के बारे में पूछती है। तो यहाँ पर नोवा उन्हें कुछ नहीं कह पाती और बस रो देती है और ये देखकर नोवा की मॉम समझ जाती है कि उनका बेटा अब मर चुका है। वो उस बैग को उठा लेती है, जिसके बाद रोरी भागकर नदी के किनारे आ जाती है, क्योंकि वो जानती थी अब वो ज़ॉम्बी बन जाएगी और अगर इन लोगों के पास रुकी तो इन लोगों के लिए खतरा बन जाएगी। नदी के पास बैठे हुए उसे दोबारा एक विज़न आता है, जिसमें वो देखती है कि वो अपनी बेटी से मिलने वाली है। उसकी बेटी उसका इंतज़ार कर रही है। यही सोचते हुए वो मुस्कुराती है और अपनी गर्दन के नीचे गन रखकर अपने आप को शूट करने को तैयार होती है। तभी हमें उसकी आंखों को बदलते हुए दिखाया जाता है और उसी समय वो खुद को शूट कर देती है, जिसका मतलब था कि अगर वो अपने आप को न मारती तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाती और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।